Hello, my dear students. Welcome to TLH once again. Let us start today's topic and with a new subject of political science of class 12. यानी कि क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के विषय से आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति। इस बारे में इस बुक में हम लोगों को पढ़ना है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज द कोल्ड वॉर एरा। As you see that the mention of the word, the chapter's name, the Cold War era, यानी कि शीतकाल युद्ध का जो समय होता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। यानी कि हम लोग शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। किस सिचुएशन में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्या क्या उसके सिनारियोज रहे, व्हाट इज द इवेंट एट दैट टाइम, मतलब किस प्रकार के प्रभाव पड़े, किस प्रकार की उसमें परिस्थितियां हुई कोल्ड वॉर के समय, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड हाउ द कोल्ड वॉर चेंज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि कोल्ड वॉर जो है विश्व की राजनीति को किस प्रकार से उसने प्रभावित किया और उसको चेंज किया। तो सबसे पहले हम इस विषय के बारे में जानते हैं द व्हाट इज कोल्ड वॉर, यानी कि विश्व यानी कि शीत युद्ध क्या का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो एक ऐसा समय दैट इज अ वन situation या टाइम पीरियड ऑफ सिचुएशन वेयर द वॉर हैज बीन बिगन एट एनी टाइम, यानी कि एक ऐसा समय जिसमें युद्ध किसी भी समय शुरुआत हो सकता था, यानी कि युद्ध के बादल उस वक्त चरम पे थे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट, स्मॉलेस्ट इंस्टेंट द वॉर हैज बीन बिगन। और यानी कि विश्व में ऐसा समय टाइम पीरियड जिसमें जो दो पक्ष युद्ध के लिए अपने आप को तैयार और सज्ज कर रहे थे वो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, अपने आप को रेडी सिचुएशन में थे और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक युद्ध में कन्वर्ट, एक रियल युद्ध में वो कन्वर्ट हो जाता। तो उसमें हम सीखते हैं कि यानी कोल्ड वॉर एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सीधा युद्ध यानी डायरेक्ट वॉर ना होकर एक इनडायरेक्ट वे और किसी भी टाइम युद्ध के लिए तैयारी का समय होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा विश्व दो विश्व युद्धों से होकर गुजरा है, यानी कि वी हैव फेस्ड टू वर्ल्ड वॉर अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 में स्टार्ट होकर 1918 तक चला, और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर विच हैज बीन स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड इन 1945, 1945 में एंड हुआ। एंड आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर द कोल्ड वॉर हैज बीन बिगन, यानी कि सेकंड विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के जैसे, यानी कि जिस साल समाप्त हो रहा था उसी साल उसी टाइम पीरियड में कोल्ड वॉर के लिए प्लेटफॉर्म जनरेट हो रहा था। अगर हम कोल्ड वॉर को एक इस सिनारियो में देखें, इस पर्सपेक्टिव में देखें कि कोल्ड वॉर क्या दो विशेष देशों की या दो विशेष पावर की अपनी एक पावर हेजेमनी स्टेबलाइज करने के लिए वॉर था, नहीं, इसके कुछ और भी मतलब थे। देयर इज सम अनदर पर्सपेक्टिव बिहाइंड द कोल्ड वॉर, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर इज ए आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट या राइवलिटीज, यानी कि दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। आपने क्लास 11 की बुक्स में पढ़ा होगा, देयर आर डिफरेंट टाइम्स, द पर्टिकुलर वर्ड इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज। यानी कि अगर मैं अब अपने विषय की तरफ थोड़ा आपको थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड क्लियर करके इस सब्जेक्ट पे लाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं इन 1917 रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ये रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूस की क्रांति। और आफ्टर 1917 रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में जार निकोलस सेकंड की सत्ता खत्म होने के बाद वहां पे लेनिन की लीडरशिप में एक नई गवर्नमेंट स्टेबलाइज हुई थी जिसको सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहा गया था, साम्यवादी सरकार। इट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड विच कैरेक्टराइज्ड एज अ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि विश्व की एकमात्र ऐसी जगह रशिया थी जहां पे पहली बार कोई सोशलिस्ट गवर्नमेंट, साम्यवादी सरकार जो है स्टेबलाइज हुई थी एक गवर्नमेंट के रूप में।
यानी कि आप जानते हैं कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति जो कि स्टार्ट हुई थी करीब करीब 1950s यानी कि 18वीं शताब्दी की मिड में, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज बीन स्टार्टेड इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी एंड वन ऑफ द हॉट स्पॉट एंड वन ऑफ द ओरिजिन बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज ब्रिटेन यानी कि यूके आइलैंड। यानी कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर स्टार्ट होता है कहीं पे तो ब्रिटेन की धरती पर स्टार्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन जो है कई उसकी कॉलोनियल्स थी जहाँ पे उसको रिसोर्सेज की कमी नहीं था, उसने उस रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन अपने हितों के लिए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए किया। और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफेक्ट के रूप में एक नया वर्ग समाज में उत्पन्न हुआ जिसको आप मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, और उसके बाद एक कैपिटलिस्ट क्लास उत्पन्न हुआ। कैपिटलिस्ट क्लास क्या होता है कि ऐसा वर्ग समाज में, ऐसा वर्ग जो कि उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो पूंजी का संचय करके एक नया समूह समाज में उपस्थित हुआ जिसको आप लोग वर्तमान में इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास कहा जाता है। औद्योगिक समूह, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस प्लेटफॉर्म पे, मगर आप सब जानते हैं कि हमारे भी देश में और बहुत से देशों में कुछ ऐसा वर्ग है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन सब वर्गों को कहा जाता है एक कैपिटलिस्ट क्लास विचारधारा। अब ये विचारधारा है क्या, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस लेक्चर में, क्यों? क्योंकि ये क्लास 11th का एक सेपरेट पार्ट है। आई विल डील इन क्लास 11th लेक्चर when I have started the class 11th books of political science and world history. Then I will briefly and explain a holistic approach of what is the capitalist ideologies and what is the socialist ideology. यानी कि साम्यवादी और सोशल विचारधारा क्या है और पूंजीवादी विचारधारा क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल जब मैं क्लास 11th के लेक्चर्स को स्टार्ट करूंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ ऐसा समूह जो कि एक औद्योगिक समूह, यानी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो समाज में एक ऐसा वर्ग स्टार्ट हुआ, एक ऐसा वर्ग का उद्गम हुआ जो कि एक पूंजीवादी सत्ता के हाथ में था, जिसके पास ढेर सारा पैसा था, और वो व्यवस्था यानी कि वो जो समूह था सिर्फ अपने लाभ और अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था। इट इज ड्रिवन बाय द टोटली प्रॉफिट ओरिएंटेड कम्युनिटी which is a control all the resources of a society, यानी कि जो सोसाइटी के महत्वपूर्ण रिसोर्सेज यानी उनके संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित कर रहा था, और उसको चैलेंज देने के लिए एक नई विचारधारा, एक नई आइडियोलॉजी, एक नया पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट विकास के लिए देने वाले व्यक्ति का नाम आप जानते होंगे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस पूरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम को उसने एक्सप्लोर किया कि नहीं, आप इस तरह से समाज का विकास नहीं कर सकते और समाज के बहुत से वर्गों का शोषण हो रहा है, और उसने एक नई विचारधारा दी जिसको आप लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के रूप में जानते हैं, जिसका सबसे बड़ा लीडर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होकर उभरा उसे रशिया कहते हैं, जिसको आप लेफ्ट विंग या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के रूप में आप जानते हैं। हालांकि ये सब डिफरेंट वर्ड है जो कि आप क्लास 11 के बुक्स में पढ़े होंगे, उसको मैं उसी लेक्चर में उसको डील करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सबको इसके बारे में जरूर पता होगा जो क्लास 12 के बच्चे इसको देख रहे हैं, इसलिए मैं उस चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा। यानी कि जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था वो दो व्यक्तियों की यानी कि दो विचारधाराओं के बीच में था। एक तरफ कैपिटलिस्ट विचारधारा थी और दूसरी तरफ सोशलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट विचारधारा थी इसको लीड कर रहा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो सोशलिस्ट विचारधारा थी इसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। क्योंकि उस वक्त ये सिस्टम निर्धारित करने का हो रहा था कि कौन सा सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स और उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके सोशल डेवलपमेंट, उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। एक तरफ कैपिटलिस्ट विचारधारा थी, दूसरी तरफ सोशलिस्ट विचारधारा थी। तो इन दोनों के बीच में राइवलिटीज स्टार्ट हो गई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हुआ कि कौन इस दुनिया को यानी इस पूरे वर्ल्ड को
लेवल पे इसको डील करेगा, उसको लीड करेगा। तो एक तरफ यूएसएसआर इमर्ज हुआ और एक तरफ यूएस इमर्ज हुआ। यूएस ने कैपिटलिस्ट विचारधारा यानी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लीड करने का प्रयास किया और यूएसएसआर ने सोशलिस्ट विचारधारा को लीड करने का प्रयास किया। अब हम समझते हैं कि जो हम लोगों ने ये दूसरी हेडिंग लिखी है, द इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स, यानी कि दो ऐसे ब्लॉक्स यानी दो ऐसे समूह यानी कि दो ऐसे ध्रुवों का कह सकते हैं कि जिनका डेवलपमेंट हुआ यानी कि उनका ओरिजिन हुआ। एक ध्रुव यानी कि एक पोल जो था उसको लीड कर रहा था आपका यूएसएसआर और दूसरे पोल को लीड कर रहा था यूएसए। और पूरा वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पोल्स। दो ब्लॉक्स में पूरा विश्व बट रहा था। अलायंस हैज बीन फॉर्म्ड, यानी कि जो गुट थे वो फॉर्म किए जा रहे थे। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार के गुट्स बने, यानी कि किस प्रकार के अलायंसेस बने और किसके विरोध में बने। तो जब दो ब्लॉक्स इमर्ज हुए, एक को लीड कर रहा था यूएसएसआर, दूसरे को लीड कर रहा था यूएसए। और आपको इस बात की जानकारी होगी कि इन 1945 में यूएस ने जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बम अटैक किए। उस अटैक के बाद हिरोशिमा और नागासाकी 2 ऐसी जगह थी जापान के जहां पे ये दोनों एटॉमिक बम को गिराया गया और उसके बाद जापान ने सरेंडर किया और उसी के जस्ट बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कर गया। तो ये बहुत से आपकी बुक्स में आपने पढ़ा होगा, सही से रीड किया होगा, उसमें लिखा हुआ है साफ कि जापान वैसे ही युद्ध में हारता हुआ दिख रहा था और वो कुछ समय बाद खुद ही उसको सरेंडर करना था, परंतु यूएस ने उस पर एटॉमिक बम गिराया। उसके पीछे का रीजन बहुत से विद्वान और इंटेलेक्चुअल्स ये बताते हैं कि वो कैपिटलिस्ट विचारधारा को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और सोशलिस्ट यानी कि यूएसएसआर को कुछ कम करने के लिए, उसको सीमित करने के लिए, उसको लिमिटेड करने के लिए एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस बारे में कुछ और भी मतभेद हैं कि ये वास्तविक रूप से कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोज अलायंसेस ऑफ यूएसए यानी कि यूएस के जो ऐसे साथी थे वो इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, जो एटॉमिक बम था उसका इस्तेमाल सडन और तुरंत युद्ध को खत्म करने के लिए किया गया। फिर बाद में एटॉमिक बम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डराने के लिए, अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने के लिए एटॉमिक बम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने लगे, यानी उसको मैन्युफैक्चर्ड करने लगे। एक रेस लग गई एटॉमिक बम बनाने में। यूएस अपनी तरफ से एटॉमिक बम बना रहा था, उसको रिजर्व कर रहा था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर अपने आप को एटॉमिक बम बना रहा था और अपने आप को पावरफुल बना रहा था, बिकॉज उस वक्त एटॉमिक बम जो था बहुत ही घातक और बहुत ही डिवास्टेटिंग वेपन था। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीजें हो रही थी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अलग अलग पावर ने अपने आप को, अपनी अपनी अलग अलग कंट्रीज को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया, यानी कि अलायंसेस बनाने स्टार्ट किए। उस अलायंसेस में क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, उस ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हुई। देयर आर सो मेनी अलायंसेस हैज बीन इमर्ज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। उसमें हम कुछ अलायंसेस के नाम यहाँ पे देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है, तभी हमको कोल्ड वॉर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे कुछ मैप बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते होंगे। इसको मैं मेंशन करके आपको थोड़ा मैप के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोल्ड वॉर के समय क्या सिनारियो रहा, खास करके यूरोप में। एट द वर्ल्ड लेवल यूरोप हैज बीन डिवाइडेड एंड व्हाट इज द इमर्जेंस ऑफ यूरोप। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये फ्रांस है,
और फ्रांस के बाद जो जर्मनी, आज का जो जर्मनी है, वो कोल्ड वॉर के टाइम यानी कि सेकंड वॉर के बाद जर्मनी को किस प्रकार से वो डिवाइडेड पार्ट था। एक तरफ ईस्टर्न जर्मनी का पार्ट था और दूसरी तरफ वेस्टर्न जर्मनी का पार्ट था। ईस्टर्न जर्मनी को कंट्रोल कर रहा था यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि रशिया। वो यहां पे उसकी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस ज्यादा था ईस्टर्न जर्मनी में, और वेस्टर्न जर्मनी को डील कर रहा था कैपिटलिस्ट ब्लॉक यानी कि यूएसए। वहां पे इस तरह की विचारधारा यानी कि इस तरह के लोग जो उसकी यूएस की के पक्ष में अपने आप को मानते थे, वो इस तरह के लोग वेस्टर्न जर्मनी में अपने आप को मानते थे। देन आफ्टर आप जानते हैं इटली, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, टर्की, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन, ये सब भी कंट्री इसमें शामिल थी। आपको पता होगा कि इन 1959 में एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई। In 1949 there is an organization which has been emerged. The name is North Atlantic Treaty Organization. In short form it is known as NATO. यानी कि नॉर्थ अटलांटिक, अब अटलांटिक सी कहां पे है आप जानते हैं कि आपके यूरोप के वेस्टर्न साइड पे है, और नॉर्थ अटलांटिक क्योंकि ये नॉर्दर्न पोर्शन में अटलांटिक के देश ज्यादा शामिल है इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक कहा गया। ट्रीटी मतलब एक सहमति और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन है और एक समूह। इसमें से नॉर्थ अमेरिका जिसको लीड कर रहा था इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लीडरशिप में वेस्ट कंट्री यानी वेस्टर्न यूरोप की काफ़ी कंट्रीज उसके यानी कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, वेस्टर्न जर्मनी हो गया, ये सब उसके अलायंसेस कैंडिडेट थे यानी उसके साथ वाले साथी थे। इनकी लीडरशिप में नेटो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका काम क्या था, इसका पर्पस क्या था और ये किस लिए फॉर्म हुआ, इसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन है अप्रैल 1959 यानी कि अप्रैल के 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड आफ्टर दैट इसका जो ओरिजिन हुआ था यानी कि इसका जो संगठन इसको बनाया गया था इस पर्पस से बनाया गया था कि जो इसके मेंबर जितने लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, इस ट्रीटी में ये चीज़ बताई गई थी अगर किसी एक व्यक्ति पर कोई दूसरा देश वो अगर हमला करता है या अटैक करता है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर को उसके ऊपर हमला माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति फ्रांस के ऊपर, या मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यूएसएसआर फ्रांस पर हमला करता है तो सिर्फ वो फ्रांस पर हमला ना होकर वो अमेरिका, ब्रिटेन, जो भी इस अलायंस में शामिल थे सभी देशों पर वो हमला माना जाएगा और सारी कंट्री एक होकर उस अटैक का सामना करेंगी, उसको रिटेलिएट करेंगी। यानी कि नेटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ जो कि वर्तमान में अभी एग्जिस्ट करता है, अभी भी नेटो है, और उसका फॉर्मेशन एक मिलिट्री अलायंसेस के तौर पे हुआ था यानी कि एक फौज के संगठन यानी कि दुनिया भर की जो उनकी उस संगठन में थे वो सब देश, उनकी सारी मिलिट्री और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वो इकट्ठा हुए थे। यानी कि अगर किसी एक देश पर किसी बाहरी देश ने अगर हमला करता है और उस पर अटैक करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी और सदस्य देश होंगे उनके ऊपर ऑटोमेटिकली ये लागू हो जाएगा कि उन पर भी ये चीज़ हमला हुई और वो रिटेलिएट करेंगे यानी उसका प्रत्युत्तर देंगे। इसी के एवज में यानी कि जब 1959 में ये चीज़ ऑर्गेनाइज हुई थी तो उसी के विरोध में यानी कि अगर कह सकते हैं कि इन द अपोनेंट साइड में, इन द लीडरशिप ऑफ यूएसएसआर देयर इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज वार्सा पैक्ट। वार्सा जो कि आप जानते हैं पोलैंड की राजधानी है, इस राजधानी में ही ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ था यानी कि ये इमर्ज हुआ था, इसलिए उसको वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ ऐसी ब्लॉक्स थे, ऐसी कुछ कंट्रीज थे जो यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को बिलोंग करती थी और उसका समर्थन करती थी। तो कह सकते हैं कि यूएसएसआर ने नेटो के विरुद्ध में एक वार्सा पैक्ट नाम का ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जिसको फॉर्मेट किया था।
ताकि वो उसको काउंटर कर सके, उसका उसका प्रत्युत्तर दे सके। एक तरफ यूएसएसआर के लीडरशिप में वार्सा पैक्ट क्रिएट हुआ, एक मिलिट्री अलायंसेस, और दूसरे एंड पर यूएस के लीडरशिप में नाटो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ। अब इन देशों ने यानी कि यूएस और यूएसएसआर ने अलग अलग देशों को अपनी अपनी तरफ मिलाना स्टार्ट किया, यानी कि अपने अलायंसेस में जोड़ना स्टार्ट किया। इस जोड़ने की प्रक्रिया में बहुत से देशों ने किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, किसी दूसरे देश ने दूसरे ब्लॉक को ज्वाइन किया। इस पूरी हिस्ट्री में कई देश यानी कि पूरा विश्व जो है दो ध्रुवों में बंट गया था। एक की तरफ यूएसएसआर खड़ा हुआ था, दूसरी तरफ यूएसए खड़ा हुआ था, और वो अपने अपने यानी कि ज्यादातर अलायंसेस को अपनी तरफ जोड़ते चले जा रहे थे। आप जानते हैं कि 1945 के दशक के आसपास बहुत से देश आजाद भी हुए थे कॉलोनियल एरा से, यानी कि जो कॉलोनीज बनी हुई थी, जिसको वेस्ट कंट्रीज ने बहुत से देशों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, उस समय भी बहुत से देश उस कॉलोनी से आजाद भी हो रहे थे। इनमें से एक हमारा देश था इंडिया। आप जानते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में मिली। ऐसे ही बहुत से देश थे, अफ्रीका के कई देश थे, साउथ ईस्ट एशिया के कई देश थे जो कि आज़ाद हो रहे थे, इंडिपेंडेंस जिनको मिल रही थी। और उस वक्त ये कोल्ड वॉर का एरा भी अपने आप में चालू था। तो जो ये अलायंसेस थे यानी कि जो ये कंट्रीज ब्लॉक यूएस और यूएसएसआर थे, ये हर कंट्रीज को अपने अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अपनी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अपने साइड करने का प्रयास कर रहे थे। और इस प्रयास में बहुत सी कंट्रीज ने उनको ज्वाइन भी किया। मगर हमारे लीडर्स जो हमारे इंडिपेंडेंस के समय जिन्होंने देश को लीड किया, उनको इतनी समझ और उनकी बुद्धिमानी को हम लोग को मानना पड़ेगा कि उन्होंने किसी भी अलायंस को नहीं ज्वाइन किया। आपको अभी आगे इस बारे में बताया जाएगा कि नैम अलायंस, नॉन अलाइन मूवमेंट इसी वजह से स्टार्ट हुआ था ताकि हम किसी भी अलायंस यानी किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं होंगे। उसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लीडरशिप में नैम अलायंस स्टार्ट किया गया। इसमें कुछ और लीडर भी उनके साथ थे, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी बाद में। पहले इसको समझते हैं कि इनका पर्पस क्या था, ये क्यों ऐसा कर रहे थे। यानी कि यूएसएसआर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने अलायंसेस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा था, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने डिफरेंट अलायंसेस को अपनी तरफ जोड़ रहा था, चाहे वो इकोनॉमिकली उनको हेल्प करके, चाहे मिलिट्री उनको हेल्प करके, या किसी और तरीके से। और ठीक वही काम यूएस कर रहा था, जो कि कई अलायंसेस जो कि वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, वेस्ट जर्मनी हो गया, ये सब काफ़ी बड़ी बड़ी जो जाइंट कंट्रीज थी, वो सब यूएस की लीडरशिप में अपने आप को यूएस के साथ पा रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है, एक और दो ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसमें आप कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेंटो के नाम से जाना जाता है। मीन्स कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज थी जो कि वो भी अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये भी सब एमर्ज कर रही थी इंडिपेंडेंस से, क्योंकि ये भी कॉलोनीज थी। और जब ये एमर्ज कर रही थी तो इनके रशिया के और कहते हैं यूएस के में इस बात के लिए होड़ लगी हुई थी कि कौन सी कंट्री को वो अपनी तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को अपनी तरफ मिला सके। उसमें से साउथ ईस्ट एशिया में एक ऐसी ट्रीटी, एक ऐसी संधि का उल्लेख मिलता है जिसमें कई कंट्रियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको सीटो कहा जाता है, जो कि यूएस की लीडरशिप में था। और उसी के विरोध में यूएसएसआर ने एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट फॉर्म विच इज नोन एज सेंटो, यानी कि मिडिल ईस्ट, जिसे आपकी सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ये सब कंट्री, इराक हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो, इन सब कंट्रीज के क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास किया यूएसएसआर की लीडरशिप में, जिसको सेंटो कहा गया। और इस प्रकार
दोनों ब्लॉक्स यानी कि यूएसए यानी यूएसएसआर ने पूरे विश्व को दो बड़े भागों में विभाजित कर दिया, एट द मिलिट्री लेवल, एट द पॉलिटिकल लेवल, एट द इकोनॉमिक लेवल एंड एट द लेवल ऑफ आइडियोलॉजी। और दूसरी तरफ यूएस ने भी यही काम किया और ये चलता रहा। इसके बाद आपने देखा होगा एक आपके चैप्टर में एक हेडिंग है, आई थिंक सबसे पहला हेडिंग है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यहां पे मैंने इसको लिखा नहीं, फिर भी आपको मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा में उस वक्त फिडेल कास्ट्रो नाम का एक व्यक्ति था जो कि वहां का प्रेसिडेंट बना था। वो एक मिलिट्री जनरल भी था। उसने वहां पे डिक्टेटरशिप कायम की और वहां का राष्ट्रपति बन गया। उसकी जो आइडियोलॉजी थी यानी उसकी विचारधारा जो थी वो कम्युनिस्ट विचारधारा यानी कि सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड थी। और जब वो क्यूबा की सत्ता पर स्थापित हुआ तो उसने क्यूबा को एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाने का प्रयास किया और इस प्रयास में यूएसएसआर ने भी उसका पूरा समर्थन किया। और बाद में क्यूबा ने अपने आप को एक कम्युनिस्ट कंट्री घोषित कर दिया और यूएसएसआर के ब्लॉक में अपने आप को शामिल कर दिया। यूएस ने इस चीज का फायदा उठाया और उसने चुपके से क्यूबा के, अगर आप देखेंगे, अगर अमेरिका के मैप को अच्छे से अगर आपने रीड किया होगा तो क्यूबा जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जो कि मैक्सिकन गल्फ के थोड़ा सा डाउनवर्ड रहती है। जो आपकी वेस्ट इंडीज वगैरह कंट्रीज हैं, जमैका हो गया, इस सब कंट्रीज के आसपास एक बहुत बड़ा आइलैंड कंट्री है जिसको क्यूबा कहते हैं। ये फ्लोरिडा एक राज्य है, फ्लोरिडा प्रोविंस है यूएस का, उसके काफी नजदीक ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पर यूएसएसआर ने चुपके से और कोवर्ट ऑपरेशन के तहत कई मिसाइलें यहाँ पे तैनात कर दी, न्यूक्लियर मिसाइलें। यूएस को जब ये जानकारी मिली कि क्यूबा में यूएसएसआर की लीडरशिप में कुछ मिसाइलें, कुछ न्यूक्लियर मिसाइलों को वहां पे रखा गया है, तो उस वक्त चूंकि एक नेशनल सिक्योरिटी की बात हो गई। अगर आपके घर के सामने कोई अगर आपका मिसाइल रख दिया है तो आप, जाहिर सी बात है, आपको डरने की जरूरत, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल। आप जानते हैं न्यूक्लियर मिसाइल एक बहुत डिवास्टेटिंग और बहुत ही खतरनाक हथियार है। उस वक्त यूएस के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी। और यूएसएसआर का उस वक्त राष्ट्रपति जो था निकिता क्रुश्चेविक था। उसके लीडरशिप में क्यूबा में कुछ मिसाइलें स्टेबलाइज की गई। ये घटना थी 1962-63 के आसपास की। और जब ये जानकारी यूएस को मिली, यूएस बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर में आ गया। पोस्चर मतलब अपने आप को एग्रेसिव स्टैंड स्टेबलाइज किया। उसने डिटेंट क्रिएट किया कि यूएसएसआर जल्दी से जल्दी यूएस क्यूबा से इन मिसाइलों को हटाए, अन्यथा वो रिटेलिएट करेगा। उस वक्त बहुत ही टेंस सिचुएशन थी पूरे वर्ल्ड की। हम लोग तो उस दौर में नहीं थे, फिर भी न्यूज़पेपर और जो अदर लोग थे, अगर आप कभी न्यूज़ डिबेट देखिए, जो उस समय के सिचुएशन में अपने आप को देख रहे थे, उन्होंने बताया कि पूरा वर्ल्ड एक सहमा हुआ था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन तो नहीं इस्तेमाल हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ एक टेस्ट के माध्यम से हिरोशिमा और नागासाकी पे वो एटम बम गिराए गए थे, जिसका इफेक्ट जापान में और आज भी उसका इफेक्ट वहां पे देखा जा सकता है, कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट था। और अगर ये दो कंट्री डायरेक्ट वॉर में इंगेज हो जाती तो चूंकि दोनों कंट्री के पास बहुत से न्यूक्लियर वेपन थे और पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, तो एक बहुत ही खतरनाक युद्ध छिड़ सकता था। सारे देश की नजरें इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स के ऊपर थी कि क्या डिसीजन लेंगे। उस वक्त निकिता क्रुश्चेविक जो कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत बुद्धिमानी पूर्वक एक फैसला लिया और उसने अपने क्यूबा के में जो स्टेबलाइज मिसाइल थे उनको वो वापस मंगा लिया। उस वक्त टेंशन इतना पीक पे थे कि कुछ भी हो सकता था। दोनों देश के दोनों ब्लॉक की जो सेनाएं थी वो पूरी तरीके से अलर्ट पे थी।
और इस प्रकार निकिता केशजेविक के इस फैसले से उस देश में जो पूरे विश्व में एक कोल्ड वॉर के बाद एक रियल सिचुएशन और बहुत भयंकर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसको थोड़ा सा शांति स्थापित हुई। इसी प्रक्रम को एट द सेम दिस इंसिडेंट इज नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसी को आपकी बुक में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रूप में बताया गया है, और यही था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हम लोग आज के इस लेक्चर में यहीं तक सीखेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको बहुत ब्रीफली और बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का चैप्टर लेके, यानी कि इस आगे के पार्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कमी लगी हो तो आप उसको मुझे कमेंट के माध्यम में आप हमको बता सकते हैं। आपके पॉजिटिव और अफर्मेटिव कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।